हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की सेशन में। और आज एनआईएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सैम्पल पेपर रिलीज किया गया था उसके सेक्शन बी की हम लोग बात करने वाले हैं। और ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं या आपका एग्ज़ाम कुछ दिनों में है तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। आज का सेशन इसलिए भी बेस्ट होने वाला है क्योंकि हम इन क्वेश्चंस के जरिए मैथमेटिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे, साथ में आपका एक रिवीजन भी होगा। तो हम उम्मीद यही करेंगे कि आपने हमारे चैनल पे अब तक के जितने भी वीडियोज, कंटेंट या बाकी चीज़ें दिया है उसको अब तक देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मैथमेटिक्स का एक प्लेलिस्ट मिलेगा और हमने सारे वीडियोज को अटैच करके एक महा मैराथन वीडियोज भी तैयार किया, उसको भी आप देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 30 से। एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफाई कर लेना ताकि अपडेट आपको मिलता रहे, और डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहां पर हमने फ्री टेलीग्राम चैनल पे मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट फार्मूला का फ्री पीडीएफ दिया है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आप अपने एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस कर सकें। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं तो ये जो सवाल यहाँ पर दिया गया इसको जरा देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद वर्टिसेज +-30 एंड द फोकाई +-50। एक छोटा सा रिलेशन होता है इसमें, इस हाइपरबोला का जो क्वेश्चंस दिया है, जो वर्टिसेस दिया है, फोकाई दिया है, तो इसमें एक छोटा सा एक रिलेशन है। उस रिलेशन को हम लोग नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें दी गई है। ठीक है, तो देखिए बेसिकली ये जो आपका 3 दिया गया ये ए होता है। यहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन पार्ट में यहाँ पर आए तो यहाँ पर a इज इक्वल टू हमें 3 मिल गया, ये 3 होता है। और हम लोग फोकाई की बात करते हैं तो बेसिकली ये क्या होता है, अगर हम इसकी बात करते हैं ये ए ई होता है, और ए ई यहाँ पर कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे ध्यान समझिएगा यहाँ पे। अच्छा, ए ई आपका 5 हो गया। सो अब अगर इन दोनों के बीच में हमें ई निकालना हो तो ई हम कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। ए 3 दे रखा है, ये दे रखा है, इन दोनों को अगर आप सेटअप करेंगे, मतलब इस ए की 3 वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो है इस वाले फॉर्मेट से हम लोग निकाल सकते हैं ई इज इक्वल टू 5/3, यानी हमने निकाल दिया। जब आप सोल्व करेंगे तो इस तरह से सर्कल नहीं लगाएंगे और ना ही वो इस तरह से बनाएंगे, हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। जब आप कॉपी पर सोल्व करेंगे तो आप एक सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। ठीक है, तो देखिए ई भी हमें निकल चुका है। एक रिलेशन हम जानते हैं, रिलेशन क्या होता है, b² इज इक्वल टू a² e² -1, ये हमारा एक रिलेशन होता है। अब इस रिलेशन में देखिए हमें a मालूम है, हमें e भी पता चल गया है, तो क्या यहाँ से हम लोग b की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? तो यहाँ आप पुट कर दीजिए फटाफट, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये हो गया 5/3 का होल स्क्वायर -1। और इस तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 हो गया, ये 25/9 -1 हो गया। इसको और हम अगर सॉल्व करें इसको तो ये 9 हो गया, और यहाँ देखिए ये 9 25 माइनस, क्योंकि ये यहाँ पर है तो ये 9 आ जाएगा। सो बेसिकली हो गया 9 इंटू 16/9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये आ गया 16। सो बेसिकली हमारे पास आ गया b² इज इक्वल टू 16 आ गया। दैट मीन हम ये बोल सकते हैं कि b इज इक्वल टू √16 मीन्स कितना आ गया, 4 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमें b का एग्जैक्ट वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमें यहां बोलना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला यहां पर कह रहा है, तो मैं यहां पर कलर चेंज करके आपको दे देता हूं। इसका बहुत सिंपल है, x/a² माइनस y/b² इज इक्वल टू 1। ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपका होता है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कम से कम 5 टाइम नोट कर लेंगे ध्यान से, बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, और इसमें आप इनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो अगर यहाँ वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो a² हमें कितना निकल गया, देखिए a² के हिसाब से यहाँ 9 आ जाएगा, तो यहाँ डाल देंगे x/9 माइनस y/b² हो गया 16 इज इक्वल टू 1, एंड आपका तैयार हो गया। अच्छा, एक मिस्टेक है यहाँ पर, स्क्वायर यहाँ पर होगा, ये रह गया था। ठीक है, तो ये हो गया x² माइनस y² इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज द आंसर। आते हैं हम अगले क्वेश्चंस की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो यहां पर कह रहा है, ये
और करके यहाँ पर दिया है एक और सवाल, लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला व्हिच फोकस इज द पॉइंट 2 3 एंड व्हिच डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब जब भी क्वेश्चंस आपको दिया जाता है तो जो इसमें चीजें दी गई है सबसे पहले उसे हमें अपने माइंड में सोचना है, उसके हिसाब से कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये हमें देना है। इसलिए मैंने जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीट तैयार कर रखा है। बहुत बच्चे उसका प्रिंट आउट निकलवा चुके हैं अपने घर में, कई बच्चे उसको लिख रहे हैं, याद कर रहे हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। और वो कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पे हमने उसको दिया है। अच्छा, तो बेसिकली अगर हम इस क्वेश्चंस में आए यहाँ पे, तो इसमें क्या हमें दिया गया है, इसमें ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट आपका दिया है फोकस, उसका लिख लेते हैं सॉल्यूशन पार्ट में। ठीक है, तो जी सॉल्यूशन पार्ट में यहां पर दिया है, फोकस की बात करें ए इज इक्वल टू यहां पर 2,3। ठीक, और यहां पर जो इक्वेशन हमें दिया है ये दिया है, मैं शॉर्ट में केवल लिख देता हूं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का, x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये इक्वेशन हमने लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, अब डेफिनेशन ऑफ पैराबोला के हिसाब से आते हैं। यूजिंग डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे लिखते हैं इसको मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। ये सबसे पहले एक अंडर रूट लेते हैं, उसमें हम लिखते हैं x माइनस, यहाँ डैश करते हैं पहले, स्क्वायर, देन आफ्टर यहाँ लिखेंगे बाई माइनस डैश स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो आपको दिया गया है ना, ये जो दिया गया है डैश करके, ये जो आपका फोकस दिया गया है, जो कोऑर्डिनेट फोकस का दिया गया है, इसमें जो ये कंटेंट x वाला है यहाँ पर पुट कर दीजिए, और जो बाई वाला यहाँ पर पुट कर दीजिए। बस इतना आपको ध्यान रखना है। इज इक्वल टू, इसके बाद हम लगाएंगे मॉड। अपन मॉड लगाने के बाद आप जो इक्वेशन दिया गया है यहाँ पर, इसको यहाँ पर लिख लेंगे, x माइनस 4y प्लस 3। हमने इक्वेशन लिख लिया है यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रूट अंडर, अब इस इक्वेशन में जो x का आगे का कोफिशिएंट है, जैसा कि 1 आपको दिख रहा है, और यहाँ y का जो कोफिशिएंट है जैसा कि -4 दिख रहा है, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, और इसको हम लोग मॉड में क्लोज कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको, और इसको करेंगे हम लोग सोल्व। इसको सोल्व जब करेंगे तो आपका एक सॉल्यूशन पार्ट जाएगा। सॉल्यूशन पार्ट में आपको बेसिकली सोल्व करके दिखा देता हूं, हालांकि इसको आप खुद से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर जो बच्चे चाहते हैं कि सर हम सॉल्यूशन कर लेंगे, तो आप वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा देना। और जिन बच्चों को लगता है कि सर हम, आप बताइए कैसे सोल्व करना है, तो मैं आपके लिए यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ। तो देखिए इसको हम सोल्व करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये ब्रेक हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 यानी -2 का स्क्वायर जाएगा, माइनस 2x। ठीक है, प्लस अब यहां देखिए ये टूट जाएगा, y स्क्वायर प्लस 9, और ये चला जाएगा -6y, और ये अपना किस में है, अंडर रूट में है। ठीक है, अच्छा, और इधर कितना है, x माइनस 4y प्लस 3, और नीचे कितना आ गया, 1 का स्क्वायर 1, और ये 16, रूट 17 आ गया, ये है ना, रूट 17 आ गया। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इधर भी अंडर रूट है और इधर अंडर रूट है, तो बेसिकली जब रूट अंडर लगा होता है और उसको हटाना होता है तो हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ये सबसे बेस्ट होता है हमारे लिए। ठीक है, तो अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये वाला अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा, और जब इधर स्क्वायर करेंगे तो इस पे स्क्वायर आ जाएगा, और ये वाला जो अंडर रूट है यहाँ पर हट जाएगा। तो कैलकुलेशन बेस केवल है और कुछ नहीं यहाँ पर है, केवल कैलकुलेशन के सिस्टम में हमें इसको फॉलो करना है। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ, आप इसको, मैं हिंट आपको दे देता हूँ, यहाँ पे बहुत लंबा चला जाए कैलकुलेशन, वीडियो का लेंथ, तो हिंट मैं आपको दे रहा हूँ कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये वाला पूरा हट जाएगा, यानी आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x प्लस बाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। हालांकि इसमें ऐड होगा, जैसे देखो यहाँ पर ये 4 है, ये 9 है, ये ऐड हो जाएंगे, है ना, तो कुछ सिस्टम भी आएगा यहाँ पर, ये पूरा हट जाएगा और ये स्क्वायर में आ जाएगा, x माइनस 4y प्लस 3 का स्क्वायर।
और जो नीचे वाला है √17 ये पूरी तरीके से हट जाएगा। फिर ये 17 इससे मल्टीप्लाई होगा, इसको हम तोड़ेंगे, चाहे तो आप तोड़ सकते हैं a+b+c के होल स्क्वायर में इसको ब्रेक कर सकते हैं। अब फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि a+b+c का होल स्क्वायर क्या होता है। फिर खाली इसको सोल्व करना है बस, अगर मैं करूंगा तो बहुत लेंदी चला जाएगा। आगे क्वेश्चन में हम बात करते हैं। सो अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसका डिटर्मिनेंट बताना। देखिए ये 2x2 का मैट्रिक्स है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर आपको निकालना है तो बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ डिटर्मिनेंट निकालने का। ये तो 2x2 है, कई बार 3x3 का भी ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो एक बार आप ऐसे एग्जाम्पल भी ले लेना जिसमें 3x3 का डिटर्मिनेंट निकालना आता हो। तो बेसिकली अगर इसके सॉल्यूशन पार्ट पे अगर हम बात करें, इसका सॉल्यूशन पार्ट क्या होगा अगर हम इसका निकालते हैं तो बहुत सिंपल तरीका है। अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसके मॉड ऑफ a लिखेंगे एंड देन आफ्टर, अब इसको हम कैसे करेंगे तो इस तरीके से कर देंगे, -2, 7, -8 और -6, इस तरीके से हमने इसको कर दिया। अब बहुत सिंपल है कि इस तरीके से पहले इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, देन आफ्टर इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई -6, ठीक। उसके बाद हम माइनस का साइन लगाएंगे एंड देन आफ्टर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 7 मल्टीप्लाई -8, तो ये आपका हो गया 12, ये माइनस माइनस प्लस 56, इसको आप ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया, ये 8 और 6 यानी कि ये हो गया 68, और यही आपका हो गया आंसर। तो देखा आपने किस तरीके से जो है हमने इसके डिटर्मिनेंट को निकाला। सोचिए अगर ये 3x3 का मैट्रिक्स होता तो आप कैसे निकालते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, आप देख लेना, आपके एग्जाम में आ जाए तो यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, समय बहुत कम है, वीडियो में बेवजह फालतू चीज़ें हमें नहीं करनी है, हमें वही कंटेंट देना है जो यूजफुल है ताकि आपके समय की बर्बादी ना हो सके। आपका समय बहुत कीमती है क्योंकि एग्जाम का जब लास्ट मोमेंट होता है तो उस टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व करना या कोई सॉल्व करके दिखा दे तो अच्छा है। फाइंड द माइनर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। देखिए अब जैसे मैट्रिक्स आपको दे दिया, अब इसका माइनर्स निकालेगा, हालांकि इसमें केवल माइनर्स है, मैं आपको को फैक्टर भी बताऊंगा कैसे निकाला जाता है। जरूरी थोड़ी है कि खाली माइनर्स पूछा है तो माइनर्स ही रहेगा, दोनों चीजें आ सकती है ना। एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा। चलिए तो अब यहां पर देखिए अगर मैं इसको सोल्व करूंगा सॉल्यूशन पार्ट में, बहुत सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं, किसी का भी आपको माइनर निकालने का तरीका आपको सिखाता हूं। तो जैसे मैंने लिखा a = -5, 2, 6 और 8। अब माइनर निकालने का सबसे आसान तरीका, अगर मान के चलो मुझे इसका निकालना है, -5 का निकालना है, तो जी अगर -5 का निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को छुपा देंगे, जो दिखेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। बट लिखने का तरीका क्या होगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे एम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जब आते हैं यहाँ पे तो इसको छुपाइए और इधर इसको छिपाइए, तो मतलब ये जो 5 है जिस रो में है जिस कॉलम में है उसको आप छुपा दीजिए, बचा 8, तो ये आ गया 8, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर मान लो मुझे इसका निकालना हो तो हम इसका कैसे निकालेंगे, तो इसको बोलेंगे एम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एम 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो अब इसको देखो, ये वाला इधर से हाइड होगा और ये इधर से हाइड होगा, तो हमें दिख रहा है यहाँ पर 6, तो इसका आंसर क्या हो गया, 6 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 6 है या -6 है देखना पड़ेगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, केवल जो रहेगा वही तो दिखेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो अब ये छुपेगा, ठीक है, और ये छुपेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2, आप खुद करके देख सकते हैं। और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 8 को छुपाएंगे ऐसे और ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे इस तरीके से, तो इसका हो गया 6। किसको किसको छुपा रहे हैं भाई, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं हम। एम 2 2, अच्छा 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 अच्छा, मैं भी क्या कर रहा हूँ, ये छुपेगा ऐसे और ये छुपेगा ऐसे, तो -5। तो इस तरीके से जो है हमने ये सारे के सारे माइनर्स जो थे लिख दिए। अब इनके लिखने हैं मान लो को फैक्टर निकालने का सिंपल तरीका हम आपको बताना चाहेंगे। को फैक्टर जब आपको निकालना है तो यहीं पर आप क्या कर दीजिए, C11। तो को फैक्टर में देखिए एक मल्टीप्लाई करते हैं -1 और इसको बोलते हैं I + J। I डिनोट करता है कौन से रो में है और J डिनोट करता है कौन से कॉलम में है। लेट बी सपोज अगर हम इसके को फैक्टर की बात करते हैं तो देखिए ये जो डिजिट आपको दिख रहा है इसी को ऐड कर दीजिए, 1 + 1 2, यानी कि -1 की पावर
2 और ये 8 है। आप जानते हैं कि अगर -1 है और उसका जो पावर है, अगर हमने इवन नंबर दिया है तो ऑब्वियसली वो प्लस में ही आने वाला है, सो इसका डायरेक्ट आंसर 8 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम दूसरे वाले पे आते हैं C12 पे, -1 की पावर 1 + 2, यानी कि अब जो यहाँ पर आने वाला है वो 3 आने वाला, डेट इज ऑड नंबर। और ऑड नंबर हमेशा क्या दे देगा, माइनस ही देगा। मतलब ऐसे समझिए कि अगर 3 बार हम लोग माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन वापस ये माइनस और प्लस मिलकर रिजल्ट में माइनस ही देगा। सो जितने भी पावर में ऑड नंबर होता है उसका रिजल्ट हमें माइनस ही मिलता है, बट अगर प्लस मतलब ऑड इवन नंबर होता है तो प्लस आता है। और यहाँ पर 6, तो इसका आंसर आ जाएगा -6। सेम यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर 21 में C21 की बात करते हैं जी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपन -1 और ये 2 + 1 अगेन यहाँ पर किया जा रहा है, और 2 तो ये -2 आने वाला है। एंड द नेक्स्ट C22, मैंने एक्स्ट्रा कोफैक्टर बताया, ध्यान देना, -1 की पावर 4 और -5, सो दिस इज द -5, और यही आपका कोफैक्टर निकल गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है, ये वाला क्वेश्चन है। देखिए ए दे रखा है 324052 एंड दे रखा है 732519, दो मैट्रिक्सेस हमें दे रखा है। एंड देन यहाँ पर कह रहा है कि एक तो आपको दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है, एंड देन आफ्टर दोनों मैट्रिसेस को हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपको एडिशन वाला मामला आएगा तो जो एलिमेंट जहाँ है उसको वहीं पर जोड़िए, मतलब जो जिस रो में है, जिस कॉलम में है ना। जैसे मान लो इस वाले को उठाया, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, इस वाले में लीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, दोनों को एक ही जगह पर सेट करके ऐड कर दीजिए, और माइनस में भी माइनस कर दीजिए। तो मैं सिंपल यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। सब आसान आसान सवाल है, स्कोरिंग है, और ऐसे क्वेश्चंस में बहुत अच्छा आप स्कोर कर जाएंगे। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर a + b लिखा है यहाँ पे, तो जब हम a + b की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस 3 और 7 को ऐड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इस 2 के जगह पे 2 और 3 ऐड हो जाएगा, यहाँ देखिए 4 + 2 ऐड हो जाएगा, नीचे देखिए 0 + 5 ऐड हो जाएगा, ये 5 + 1 ऐड हो जाएगा, और ये 3 + 9 ऐड हो जाएगा। सो हमारे पास जो रिजल्टेंट आउटपुट देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है यहाँ पे, ये हो गया 10, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 5, ये हो गया 6, और ये हो गया 12। एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ द एडिशन ऑफ द टू मैट्रिसेस A + B। उसी तरीके से अगर हम इसके सब्ट्रैक्शन पे आते हैं, A - B के फॉर्मेट में आते हैं, तो A - B के फॉर्मेट में हम लोग सेम काम करने वाले हैं। यानी कि जो हमने यहाँ पर जिस पार्टिकुलर एलिमेंट को लिया था उसके कॉरस्पेंडेंस पार्टिकुलर एलिमेंट के साथ प्लस किया था, माइनस करने वाले हैं। यानी कि अब हमें देखना है, सबसे पहले A का चर्चा है तो हम पहले A को ही लेंगे। यानी हो गया 3 - 7, ये हो गया 2 - 3, ये हो गया 4 - 2, 0 - 5, 5 - 1, और 3 - 9। एंड देन आफ्टर जो हमें यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके को देखने को मिलेगा, -4 -1 एंड देन आफ्टर 2, सो -5 4 एंड देन -6, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको समझ पाए होंगे। अगले सवाल की ओर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज 33, जिसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक cos इनवर्स √3/2। जब हम इसकी बात करते हैं cos इनवर्स √3/2, तो इनवर्स वाले जो फंक्शंस होते हैं उसमें हम लोग एज्यूम करना पड़ता है। एज्यूम कैसे करना पड़ता है, मैं आपको थोड़ा सा क्लू दिखाना चाहूंगा। जैसे मान के चलो यहाँ पर लिखा है, जैसे इसी को ले लेते हैं, किसी और को, इसी को ले लो। जैसे यहाँ लिखा है cos इनवर्स √3/2, इसको थीटा मान लो जी। अगर इसको थीटा हम मानेंगे ना तो ये cos वाला फंडा ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा √3/2 = cos थीटा। अब हम लोग बहुत आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि cos थीटा यानी किस थीटा के किस वैल्यू पे cos की वैल्यू √3/2 होती है, और वहां पर हम लोग सेट कर सकते हैं। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर हम करने वाले हैं। सो इनवर्स का भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने फॉर्मूला शीट तैयार किया आप ही लोगों के लिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ से इमीडिएटली डाउनलोड कीजिए, और आपके पास अगर समय है, यानी आप ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हैं या पब्लिक एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आपके पास 10 दिन का भी समय है, तो हमारे ऐप में हमने इसका पूरा कोर्स और VVI सीरीज भी बना रखा है, जिसको हम आए दिन अपडेट करते जा रहे हैं, तो इसका लाभ आप ले सकते हैं। तो यहां पर हम इसके सॉल्यूशन पार्ट में जो है, हम डायरेक्ट अगर इसको लिखें तो हम जो चीजें मैंने वहां आपको बताई थी सेम मैं यहां करके आपको दिखा देता हूं।
कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू हमने थीटा मान लिया है, लेट थीटा मान लिया। सो बेसिकली ये हो गया √3/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब थीटा किस वैल्यू पे ये होता है तो π/6। सो डैट मीन हम यहाँ इसको लिख सकते हैं कॉस π/6, यही तो लिखेंगे, इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसी की वैल्यू पे हम जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, थीटा की वैल्यू हमें मिल गई π/6। हेलो, कितना मिल गया, π/6 मिल गया यहाँ पे। अब अगर थीटा की वैल्यू π/6 मिल गया है और इस पूरे एलिमेंट को अगर हमने थीटा माना था, तो इस पूरे की जगह हम लोग थीटा की वैल्यू पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा। सो यहाँ पर प्रॉब्लम में ये मेंशन है कॉस इनवर्स √3/2। अब इसको हमने थीटा माना है, सो बेसिकली सेक थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी, π/6, और ये सेक π/6। तो आपको ये समझना पड़ेगा बेसिकली कि अगर यहाँ पर 3/2 है तो यह 2/√3 हो जाएगा, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। जो एंगल्स होता है उसी का तो केवल इन्वर्सली उसका हम लोग नोमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देते हैं। सो ये क्वेश्चंस हमने सोल्व कर लिया। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला सवाल ये है, फटाफट राउंड में देखेंगे। एक लिमिट का चैप्टर 25 का सवाल है जिसमें लिखा है लिमिट x टेंड्स टू पाई एंड साइन x अपॉन π-x लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इस तरह के जब सवाल आते हैं तो सबसे पहला अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं ऐसा लिमिट तो नहीं दे रखा है जो डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके आंसर आ जाएगा, क्योंकि लिमिट के अंदर भी बहुत सारे ऐसे की पॉइंट्स है, ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिसको डायरेक्टली करके आंसर लाया जा सकता है। बट कई बार ऐसी चीज़ें नहीं होती है तो हमें उसको उसके फॉर्मेट में लाना पड़ता है। अब जैसे इस सवाल में हम ध्यान से देखें तो इस सवाल में हमें इस फॉर्मेट को लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यू पुट करेंगे। कि हैबिट आपको बता रहा हूं, आप यहां मान लीजिए, पुट कर लीजिए या लेट कर लीजिए, π-x को h मान लीजिए, जहां h टेंड्स टू 0 है। अब यहां पर π-x मतलब नीचे वाला जो था ना, उसको हमने h मान लिया है। अब h हमने इसलिए माना है क्योंकि अगर इसमें से π-x हम लोग बोल रहे हैं, इसको हमने h कंसीडर किया है। इसके पीछे कारण आप जानते हैं क्यों h कंसीडर किया गया, क्या कारण है सर, ऐसा आपने क्यों किया। देखिए h टेंड्स टू 0 है, मतलब h की वैल्यू 0 तो नहीं है, बट ये टेंड्स टू 0 है, मतलब 0 को अप्रोच कर रहा है। उसी तरीके से अगर हम लोग π-x की बात करते हैं और यहाँ बोला जा रहा है कि x टेंड्स टू पाई, मतलब x की जो वैल्यू है वो पाई तो नहीं है बट वो पाई को अप्रोच कर रहा है। तो अगर इस x की जगह पर मैं पाई पुट कर दूंगा तो π-पाई जो है उसकी जो वैल्यू आएगी एग्जैक्ट 0 तो नहीं आएगी बट वो अप्रोच करेगा। तो ले दे के बात बराबर ही है, π-x भी 0 के पास आ रहा है, h को ऑलरेडी हमने टेंड्स टू 0 कहा है, इसको यहाँ पर केवल पुट कर देंगे। जब यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे तो अब ये सिस्टम चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर सीधा हम लिखेंगे h टेंड्स टू 0, चूंकि हमने h मान लिया है। अब यहाँ पर देखिए साइन, अब देखिए जब हमें समझना होगा x है तो x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, π-h हो जाएगा ना। फिर तो देखो ध्यान से, ये वाला इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। अगर हम नीचे बात करते हैं पाई माइनस, और x की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, π-h, कुछ इस तरह से पुट कर देंगे। तो अब इसमें पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और नीचे केवल h बचेगा। अब यहाँ देखिए क्या होने वाला है, यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो हमने लिखा है साइन π-h, साइन की एक कंडीशन होती है, एक फॉर्मूला होता है कि अगर π-θ करते हैं तो ये साइन थीटा के बराबर होता है, ये वाला। तो इस चीज को अगर हम लगाएंगे तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन गया साइन h, और नीचे भी हमारा आ गया h। और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है यहाँ पे, अगर साइन x लेते हैं और नीचे भी अगर x आ जाता है यहाँ पे तो इसकी वैल्यू 1 होती है, और यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है। ये मैंने कहा छोटे छोटे फॉर्मूला है जिसको हमें अप्रोच करना पड़ेगा, और इसका वैल्यू 1 आ गया एंड दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है अगेन और करके, क्योंकि एक क्वेश्चंस में और करके दो दो सवाल दिए जाते हैं। तो अगर ऐसा आपको मिले जिसमें आप देखें कि एक क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है एक नंबर पे, तो आपको उनमें से कोई एक ही सॉल्व करना है। तो उसी तरीके से जो क्वेश्चन हमारा था, इस क्वेश्चन नंबर 34 में एक और करके दिया गया है, और इसमें अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है x की पावर 5 - 32 अपॉन x की पावर 3 - 8।
x टेंस टू 2 यहाँ पर लिख रहा है, और एक फॉर्मूला भी हमने की पॉइंट्स में यहाँ पर दे दिया है जो आपको नोट कर लेना चाहिए। ये फॉर्मूला कहता है कि अगर लिमिट x टेंस टू a है और यहाँ लिखा है x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1, देन ये डायरेक्टली हम लोग इस चीज़ को यहाँ पर कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर आपको लेके आते हैं। हम यहाँ लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 2। अब यहाँ पर लिख दीजिए x की पावर 5 माइनस 32 और x की पावर 3 माइनस 8। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो 32 और 8 का फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 के फैक्टर्स में आएगा, यानी 8 हमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 टू द पावर 3 8 होगा। उसी तरीके से अगर 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करके, तो वो मल्टीप्लाई करके आपको 32 देगा, यानी 32 को हम लोग 2 द पावर 5 लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसको फॉर्मेट में लाते हैं, x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5, ये हो गया x की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3। देन आफ्टर हमें एक इसमें कॉमन चीज दिख रही है x और 2 का, सो हम क्या करते हैं दोनों में जो है, यहाँ लिमिट छूट गया, आप लिमिट लगा देना, दोनों में जो है हम x माइनस 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसा करते हैं x माइनस 5 माइनस 2 की पावर 5 डिवाइड x माइनस 2, ठीक है, एक ऊपर का हो गया, और हम नीचे कर देते हैं x की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 और x माइनस 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं, यानी कि ऊपर वाला का एक अलग लिमिट आ जाएगा, नीचे वाला का अलग आ जाएगा, बीच में डिवीजन का रूल आ जाएगा यहाँ पे। तो आप चाहें तो इसी में दिखा सकते हैं या अलग अलग कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। मैं आपको अलग अलग करके दिखा देता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 x माइनस 2 डिवाइड लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 और x माइनस 2। ठीक, अब देखिए फॉर्मूला वहां सेट कीजिए। फॉर्मूला अगर इस तरीके से मैच कर रहा है तो यहाँ a की जगह 2 हमें बार बार दिखाई दे रहा है, और जो पावर n है यहाँ ऑब्वियसली पावर 5 है और यहाँ पावर 3 है। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो बहुत सिंपल, मैं पावर 5 को लिखूंगा, देन आफ्टर a की वैल्यू यहाँ 2 लिखूंगा और इस पावर में से 1 माइनस कर दूंगा, यानी 5 माइनस 1। देन डिवीजन का यहाँ पर देंगे एंड देन सेम चीज यहाँ रिपीट करेंगे 3, एंड देन आफ्टर जो हमारी वैल्यू है वो है 2 a की जगह पे, और इसका जो पावर है उसमें से 1 माइनस कर देंगे। सो वी हैव द वैल्यू 5 एंड द 2 द पावर 4 एंड द डिवीजन एंड 3 द 2 द पावर 2। सो इसको स्प्लिट कर सकते हैं या आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर मैं इसको करना चाहूं तो 5 2 की पावर 4 और नीचे में हो गया 3 2 की पावर 2, ये पूरा का पूरा इस पावर से कट कर दिया, तो ऊपर आ गया 5 इंटू 2 की पावर 2 एंड देन आफ्टर 3, तो ये आ गया 5 इंटू 4 एंड देन आफ्टर 3, और ये आ गया 20/3 एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल रहा होगा, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, भी बहुत सारे सवाल करने हैं, टाइम लगभग आधा घंटा होने वाला है। चलिए, सो यहाँ पर एक सवाल है, और सवाल क्या कर रहा है, इफ बाई इज इक्वल टू x³ माइनस 3x cot x देन फाइंड dy बाई dx। ये जो है डिफरेंशिएशन का है और इसमें डायरेक्ट हम लोग लगाएंगे। हालांकि एक फर्स्ट प्रिंसिपल भी लगाते हैं हम लोग, लेकिन जब बोलेगा आपको कि फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व कीजिए तभी आप उसमें सॉल्व करेंगे, अदरवाइज डायरेक्टली हम लोग डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है वही पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट हमें दिखाए जा रहे हैं। देखिए, अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, मान लो हमें डिफरेंशिएशन करना हो 2 एलिमेंट का dy बाई dx a इंटू बी, तो सबसे पहले a को बाहर रखेंगे और dy बाई dx हम लोग b को करेंगे डिफरेंशिएट, एंड देन आफ्टर अगली बार में b को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और हम लोग जो है a से a को डिफरेंशिएट करेंगे। एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट्स को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरीके से हम लोग उसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे और इस जैसे जितने फॉर्मूले हैं सभी को आप याद कर लेंगे। तो यहाँ पर भी सेम फंडा है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, यहाँ सॉल्यूशन लिख देंगे, सो dy बाई dx। अब हम ट्रीट कर रहे हैं जी, तो एक काम करते हैं, इस ट्रीट करने में सबसे पहले एलिमेंट को हम बाहर बैठा देते हैं कि जो बाहर तुम बैठो, हम जो है पहले उस वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। इसको हमने बाहर बैठा दिया और cot x को डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब देखिए, फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि sin x का, cos x का, cot x का, tan x का क्या होता है फॉर्मूला में डिफरेंशिएशन का। ये सब आपको जवान पे याद, मुंह जवानी याद रहना चाहिए। अगली बार में क्या करेंगे,
कॉट एक्स को बाहर रखेंगे और इस वाले को करेंगे। इसमें भी चेन रूल लगेगा। चेन रूल में क्या होता है, अंदर में जितने एलिमेंट्स होते हैं उनको आखिरी तक डिफ्रेंशिएट किया जाता है, x3 माइनस 3x। ठीक, तो अब यहाँ पर क्योंकि एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे, तो कॉट एक्स का हम लोग लिख देंगे पहले डिफ्रेंसिएशन, जो कि होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। याद डायरेक्ट रखना पड़ेगा आपको। यहाँ कॉट एक्स को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, कॉट एक्स को ट्रीट कर रहे हैं एज ए कांस्टेंट, और इसका डिफरेंशिएशन अगर हम लेंगे एक्स क्यू का हो जाएगा 3x स्क्वायर। सर डायरेक्ट कैसे कर दिया, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर में से 1 माइनस हो जाता है, इसलिए पावर 3 की जगह 2 हो गया है और यही पावर आगे मल्टीप्लाई हो गया है। 3x करेंगे, इसका डायरेक्टली 3 आएगा। तो इस तरीके से जो है हमें एक सीक्वेंस यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसको आप अरेंज कर दीजिए, आप चाहें तो अरेंजमेंट का अपना अपना तरीका है करने का। ठीक है, आप चाहें तो इसको आगे पीछे लिख दीजिए, कोई दिक्कत। मान लो इसको हमें पहले लिखना है, तो 3 निकाल लेंगे, ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉट एक्स। ठीक है, और इसको मैं पहले क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, तो मैं इसको ना माइनस देके यहाँ दे दूंगा, क्योंकि यहाँ माइनस रखूंगा तो वो दिख नहीं पाएगा अच्छे से। बट अगर देखिए, चाहे 2 + 5 लिखें या 5 + 2 लिखें, बात तो एक ही है ना। तो अब इसको क्या है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको बहुत सिंपल, x³ माइनस 3x कॉसेक स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, तो टाइम भी हमें देखना है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमें कम समय में सॉल्व करना है। एक और करके इसी में सवाल दिया डिफरेंशिएट। अब ये जो है डिवीजन रूल पे दिया है, मतलब एक फॉर्मूला इसका डिवीजन का होता है। तो डिवीजन का क्या फॉर्मूला होता है वो हम एक बार आपको बता देते हैं। बहुत सिंपल तरीका है डिवीजन का, अगर आपको निकालना है तो मान लो कि हमें निकालना है d/dx a/b। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जी हम b को यहाँ पर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और इस b को यहाँ रखेंगे और a को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर माइनस a को रखेंगे और यहाँ पर b को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे, ये डिवीजन के फॉर्मेट पे चलता है। तो इसी फॉर्मूले को यूज करके यहाँ पर हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। तो हम लोग लेट बाई इज इक्वल टू मान लेते हैं e⁻x और 1 + sin x। e⁻x का डिफ्रेंसिएशन e⁻x ही होता है, एक्सपोनेंशियल होता है ये। ठीक है, हाँ x की पावर में समथिंग कुछ होगा तो चेन रूल के हिसाब से फिर हमें उसे करना पड़ेगा, वो तो दिया ही नहीं है। सो dy/dx इज इक्वल टू, नीचे हम सबसे पहले 1 + sin x का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, एंड देन आफ्टर क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसको बाहर रख देंगे 1 + sin x को, है ना, और किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पर e⁻x को, देन माइनस का साइन लगा के अब e⁻x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करके हम लोग डिफ्रेंशिएट करने वाले 1 + sin x को। तो dy/dx ऑफ 1 + sin x, एंड दिस इज द फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, राइट। तो अब इसमें हम केवल सॉल्यूशन पार्ट की बात करेंगे। सॉल्यूशन पार्ट में 1 + sin x, इसका तो e⁻x ही होगा यहाँ पे। ठीक है, और माइनस e⁻x। अब 1 जितने भी कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बेसिकली 0 होता है। sin x का आप जानते हैं cos x होता है, तो ये हो जाएगा cos x। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया cos x लिख दिया, और नीचे अभी भी हम क्या लिख रहे हैं, 1 + छेड़छाड़ हम अभी नहीं कर रहे, स्क्वायरिंग लगा देते हैं। कई बार हमें जरूरत ही नहीं पड़ती ऐसा करने की। अब देखिए यहाँ पर ex बार बार दिख रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 + sin x। ठीक है, और यहाँ बच गया माइनस cos x, और नीचे हो गया 1 + sin x का स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर। को ज़्यादा छेड़छाड़ करने की आपको जरूरत नहीं है। तो आई होप ये वाला भी आप सीख चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। ये आपका है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर 29 है। उसमें से बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें आपको ना सर्कल का एरिया हो गया या क्यूब का वॉल्यूम हो गया, तो वो फॉर्मूला देगा, या कई बार वेलोसिटी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दे दिया, तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है हमें। तो जैसे यहाँ पर दिया a = πr², पाई बेसिकली कांस्टेंट होता है, एंड πr² इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे dA/dr। ठीक है, जो भी आपको मानना है, और लास्ट में r की वैल्यू 2 पुट कर देंगे हम लोग। तो हमें दिया है a = πr²। सो अगर हम निकालते हैं dA/dr r के रिस्पेक्ट में, तो पाई तो एज ए कांस्टेंट हो जाएगा,
और ये हो जाएगा डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर। मैंने एक स्टेप बीच में छोड़ दिया है, मतलब रूल ये था कि पहले पाई में लिखता उसके बाद ये लिखता, पर मैंने डायरेक्टली कांस्टेंट को आगे लिख दिया है। पाई यहीं पर आ जाएगा, आर स्क्वायर में हो गया 2r। अब r की वैल्यू 2 रखा है यहाँ पर, सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम लिखेंगे r इज इक्वल टू 2, तो ये आ गया डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू पाई 2 इंटू 2, यानी इसका आंसर आ गया 4 पाई, एंड दिस इज द राइट आंसर। सो आगे हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला सवाल हमारा इंतजार कर रहा है, बहुत ही शानदार सवाल है। रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ द प्लेन 4x माइनस 5y प्लस 6z माइनस 120 इज इक्वल टू 0 टू द इंटरसेप्ट फॉर्म, फाइंड इट्स इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। राइट, ये सवाल हमें दिया गया है यहाँ पे। चलिए अब इस सवाल को कैसे हम सोल्व करेंगे, हम आपको ये थोड़ा सा बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो है उसको लिख दीजिए, प्रेम से लिखिए जो दिया गया है। इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या दिया है, 4x माइनस 5y प्लस 6z माइनस 120 इज इक्वल टू 0, है ना, ये हमने लिख दिया। अब इसको सही फॉर्मेट में हम लाने की कोशिश करेंगे। तो सही फॉर्मेट कैसे आएगा, 4x माइनस 5y प्लस 6z इज इक्वल टू 120। अब क्या है कि हमें ये 4x नहीं चाहिए, केवल x चाहिए। हमें ये 5y भी नहीं चाहिए, केवल y चाहिए, मतलब ऊपर में हमें केवल यही चाहते हैं। और इधर तो बेसिकली सबसे बड़ा मुद्दा, मुझे 120 चाहिए ही नहीं, मुझे 1 चाहिए, मतलब सबसे बड़ा इधर ही देखना है, इधर तो अपने आप हो जाएगा सेट। मुझे 120 नहीं चाहिए, तो हम LHS और RHS के हर एलिमेंट में 120 से डिवाइड कर देंगे। सो वी डिवाइड द 120 बाई एवरी एलिमेंट, सो वी गेट 4x अपॉन 120 माइनस 5y अपॉन 120 प्लस 6z अपॉन 120 इज इक्वल टू 120 अपॉन 120। सो बेसिकली 120 का जब हम यहाँ पर कट करेंगे तो 1 हमें ऐसे ही मिल जाएगा। यहाँ पर भी कुछ कट होगा, ये हो गया 30, ये आप निकालेंगे तो ये आपका कितना आ गया यहाँ पर 2 4 24, और इसको निकालेंगे तो 20 आ गया। तो हमें यहाँ मिल गया x अपॉन 30 माइनस y अपॉन 24 प्लस z अपॉन 20 इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मेट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। और इस तरीके से अब इसका जो राइट वे में फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है, x बाई ए प्लस y अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इज इक्वल टू 1। सो वी डोंट नीड दिस माइनस साइन, हमें जरूरत ही नहीं है इस माइनस साइन की। सो इस माइनस को हम 24 को देकर यहां प्लस बना देंगे। सो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके का डिजाइन हो जाएगा, x अपॉन 30 प्लस y अपॉन माइनस 24 प्लस z अपॉन 20 इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं यहाँ पे, रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, रिड्यूस हमने किया है और हमें इंटरसेप्ट में कोऑर्डिनेट्स पता करना था। तो एक कोऑर्डिनेट a की वैल्यू हमें यहाँ 30 मिल चुकी है, b की वैल्यू माइनस 24 मिल चुकी है, एंड c की वैल्यू यहाँ पर 20 मिल चुकी है, एंड दिस इज द राइट आंसर। आप ऐसे घेर वेर मत देना जब पेपर में बनाओगे तो, बट इस तरीके से आपके हाथ स्मूथली चलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अच्छा अगले सवाल की ओर। तो ये हमारा अगला सवाल है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2 4 3 एंड -4 5 6 इंटरनली इन द रेशियो 2:1। यानी कि आप सिंपल समझिए कि अगर इस तरीके से हम लेते हैं, ये a हो गया और ये b हो गया। अब a का जो कोऑर्डिनेट है वो है 2 4 और 3, और b का जो हमें दिया गया है वो दिया गया है -4 5 और 6। सो हमें यह बताना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, यहां ध्यान दें, इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2:1 में। सो लेट मी सपोज यहां पर कि ये पॉइंट p है जिसका हमें x y और z पता करना है, और ये 2:1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है यहाँ पे। तो ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन है। इसके सॉल्यूशन पार्ट में हम लोग आते हैं, और इसका सॉल्यूशन पार्ट आई थिंक आप जानते होंगे, कोई हार्ड ऐसा नहीं है इसके सॉल्यूशन पार्ट में, ठीक है। तो हम लिख देते हैं लेट, जो हमने माना है a इज इक्वल टू 2 4 3, कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, या आप और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख लीजिए, लेट 2 4 3 एंड b -4 5 और 6
है ना, बी द 2 पॉइंट्स, बी द 2 पॉइंट्स अगेन लेट, फिर से एक बार हम मान लेते हैं पी एक्स बाई जेड द पॉइंट which divide AB as ratio 2:1 internally, राइट। हम लोग ना ये 2 तो -4 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू -4 प्लस ये 1:2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 2, और ये हो गया 2 + 1, ये हो गया -8 + 2 और ये 3, तो -6/3, तो बेसिकली -2 आ गया यहाँ पर, ये है ना। और बाई इज इक्वल टू अगर हम निकालेंगे यहाँ पे तो सिंपल सा फंडा है, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 2 इंटू 5 प्लस ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, 1 इंटू 4 और अगेन 2 + 1, तो आ गया 10 + 4 और ये 3, यानी आ गया 14/3, हो रही है ना। हाँ ठीक। एंड देन जेड इज इक्वल टू लेंगे तो ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 6 नहीं -6 प्लस 1 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 + 1, तो यहाँ पर आ गया -12 + 3/3, ये आ गया कितना -9/3 और ये आ गया -3। तो इस तरीके से जो है हमारा आंसर निकल गया है -2 14/3 और ये -3। ठीक है, बाई वाला एक बार और चेक कर लेते हैं। 2 5 से मल्टीप्लाई हुआ, बिल्कुल सही, और 1 4 से मल्टीप्लाई हुआ, ये भी बिल्कुल सही, और 3 है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, बहुत समय से चला जाएगा। ये सवाल लिखा है अगेन कोनिक सेक्शन का सवाल है, फाइंड इसेंट्रिसिटी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई and the length of the axis of the ellipse 3x square plus 4y square is equal to 12, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर इस सवाल को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले इसके फॉर्मेट को सही करेंगे, और सही जो फॉर्मेट हमें अभी आपको मैंने बताया था, वो फॉर्मेट क्या बताया था, तो हमने बताया था आपको x² a² प्लस y² b² इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मेट हमने आपको बताया था। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम इसको इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे तो 3x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 12, हमें भाई साहब इधर 12 चाहिए ही नहीं, हमें इधर 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सब में 12 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्टली कर देते हैं, बहुत वीडियो का लेंथ लंबा लगता चला जाएगा फिर। तो ये 1 आ गया, सो x²/4 y²/3 और ये हो गया 1। ये हमें सही फॉर्मेट यहाँ पर दिखा रहा है, यानी यहाँ पर हमें a² कंपेयर करेंगे अगर, तो a² कितना मिल गया 4 और b² कितना मिल गया यहाँ पर 3। ठीक है ना, ये हमें मिल चुका है यहाँ पे। अच्छा, और एक चीज़ हमें और दिख रही है कि यहाँ पर जो a है, बेसिकली अगर a निकालेंगे तो आपका ऑब्वियसली 2 निकलेगा, और यहाँ √3 निकलेगा कुछ और, तो a b से बड़ा है, ये हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे e का फॉर्मूला लगाएंगे। तो बेसिकली e² का फॉर्मूला होता है 1 - b²/a²। ठीक है ना, इस फॉर्मूले को, इंपॉर्टेंट है ये सारे फॉर्मूले, ये फॉर्मूला या ये वाला हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म का, ये सब आपको नोट कर लेना चाहिए। और मेरे फॉर्मूला सीट जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल में दिया है, जिसको आप डाउनलोड अब तक कर चुके होंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो ऐसे और भी फॉर्मूला जिसको आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ई का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, 1 - b² 3 और ये हो गया 4। तो बेसिकली यहाँ 4 ले लेते हैं, 4 - 3 यानी आ गया 1/4। तो 1/4 आ गया, तो e² है ना, ये तो e² निकला ना 1/4, तो e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1/4, यानी हमें मिल गया e की वैल्यू 1/2। e कितना मिल गया जी, 1/2 मिल गया। आप ऐसे घेर मत देना मेरी तरह। ठीक है, तो चलो ई भी आपने यहाँ पर
निकाल दिया यहाँ पे। अब निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई। अब कोऑर्डिनेट हम लोग बेसिकली निकालते कैसे हैं उसको हम समझते हैं, ठीक है। अगले लाइन में लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई, तो इसका जो होता है प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो, ठीक है, यही लेते हैं यहाँ पे ए ई कॉमा जीरो। अब ए कितना निकला था यहाँ पर, ए स्क्वायर 4 था एंड बी स्क्वायर 3 था, यहीं लिख देता हूँ मैं, और ई की वैल्यू थी 1/2, जो है लिख देते हैं यहाँ पे। सो बेसिकली ए यहाँ निकल जाएगा √4 यानी 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पर हम निकाल लो, एक बार प्लस करके और माइनस करके निकाल लो यहाँ पर, और ए ई निकाल लो, ए इंटू ई यानी कि 2 इंटू 1/2, तो 1 ही आ रहा है। तो इसका जो फोकाई आ जाएगा, एक आ जाएगा 1,0 एंड -1,0। इसके अलावा आप पूछेगा इसमें लेंथ ऑफ द एक्सिस, क्या पूछेगा, पूछ रहा है लेंथ ऑफ द एक्सिस। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर लेंथ ऑफ द एक्सिस पूछ रहा है तो एक तो 2a होता है और एक होता है 2b। 2a कहेगा तो 2 इंटू 2 कर देंगे, ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यानी 4 आ गया। और 2b कहेगा तो 2 इंटू फिर √3 करना पड़ेगा, यानी 2√3 आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये हमने निकाल दिया। अगर आपको इसमें वर्टिसेज भी पूछता, मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको बता देता हूँ, हालांकि सवाल में पूछा नहीं है, लेकिन हो सकता है आपके एग्जाम सेंटर में, एग्जाम में, सेट में ये पूछ दे। एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दे देते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज। अगर यहाँ पर वर्टिसेज पूछता तो वर्टिसेज प्लस माइनस ए कॉमा 0 होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर वर्टिसेज पूछता तो यानी कि हो जाता 2,0 और एक हो जाता -2,0, बस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अगला धमाकेदार सवाल, क्वेश्चंस की बात करते हैं। अच्छा, ओके, ये थोड़े बड़े बड़े सवाल हैं, 40 वाला, एंड देन उसके बाद ठीक ठाक है, फटाफट 2-3 सवाल है, इसको कर लेते हैं। टाइमिंग हमारा ठीक है, जो भी जा रहा है। पढ़ते हैं सवाल। यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2,5,1,3। ये दे रखा है यहाँ पे, 2/2 का मैट्रिक्स है और हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में क्या है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम इस तरफ लगाएंगे A इज इक्वल टू आई ए। बेसिकली फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू A इनवर्स और I, और हमें यही निकालना है। तो सबसे पहले A को हमने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया, और I जो हमारा होता है जिसमें हम लिख देंगे 1 0 0 1, और यहाँ A लिख दिया। अब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि R1 में, मतलब इस वाले में हम लोग, ये R1 है हमारा और नीचे वाला जो है ये R2 है हमारा, है ना। उसी तरीके से ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है। तो R1 में क्या कर रहे हैं, R1 माइनस R2 कर रहे हैं, मतलब अब जो R1 लिखेंगे उसमें से 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या बचा, 1, ठीक है। उसी तरीके से 5 में 3 माइनस करेंगे 2 बचेगा। नीचे जैसे वैसे ही छोड़ देंगे, वैसे ही यहाँ पे 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, 0 में से 1 गया -1, नीचे जैसा वैसे ही छोड़ देंगे। अब अगला ऑपरेशन जो हम लोग लगाएंगे R2 में R2 माइनस R1 करेंगे। अब हम लोग काम कर रहे हैं इस वाले पे, है ना, इस वाले पे काम कर रहे हैं। तो देखिए 1, देखिए जहां 1 और 2 है वो तो एज इट इज रहेगा, ये वाला, ये और ये तो कोई छेड़छाड़ ही नहीं करना है अपना। और इधर का भी लिख दो, इधर का भी लिख दो, जो है क्या लिखा हुआ है, 1 -1 0 और 1 और A, इधर कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो अब ऐसे केस में ये जो हम देख रहे हैं कि R2 में से R1 घट रहा है, मतलब 1 में से 1 घट रहा है, ये तो हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ क्या मिलेगा, 0, क्या मिलेगा 0, और 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1। सेम देखो 0 में से 1 गया, 0 में से 1 गया तो यहाँ क्या बचेगा, -1, है ना। और 1 में से -1 गया, यहाँ साइड में घटाओ, 1 में से माइनस ऑफ -1 तो 2 आ जाएगा ना यहाँ पर, तो ये आ गया 2, ठीक है। अगला ऑपरेशन हम कौन सा करने वाले हैं,
तो देखो सब कुछ तो ओवर ठीक दिख रहा है, जैसे 1 बन गया है, इसके जैसा बनाना था ना हमें, ये 1 बन गया है, ये 0 बन गया है, ये भी 1 बन गया, बस ये वाला 2 है ना, इसको हमें कन्वर्ट करना है 0 में। ये सोचो 2 0 में कन्वर्ट कैसे होगा? तो अगर 2 को 0 है तो 2 में से 2 करना होगा। अब 2 में से 2 कैसे किया जाए? डायरेक्ट तो 2 हम माइनस कर नहीं सकते हैं, लेकिन एक तरीका है। 2 बेसिकली R1 है और इसी के नीचे R2 में 1 है, R2 में 1 है। अगर इस R2 में 2 माइनस कर दें तो काम हो जाएगा, इसीलिए हम लोग R1 में ऑपरेशन लगाएंगे, R1 माइनस 2R2। और यहाँ पर देखिए सेम फंडा हम वही करने वाले हैं जैसा कि हमें करना है। R2 पे R1 पे हमें काम करना है, इस वाले पे काम करना है, तो 1 माइनस 0 तो 1 ही आएगा। और इधर देखिए 2 माइनस 2 इंटू 1 यानी 2 माइनस 2 0, तो यहाँ 0 ले आए। इस वाले में भी वही काम करेंगे, यहाँ पे इस वाले में काम कर रहे हैं ना हम, ठीक है, इस वाले में काम कर रहे हैं। तो क्या हो गया देखो 1 माइनस, देखो 1 माइनस 2 माइनस 1 यानी 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ 3 आ गया। नीचे तो कोई छेड़छाड़ ही नहीं करना था। -1 के साथ हम क्या करने वाले हैं, इसको मिटा दो। तो -1 के साथ करने वाले हैं -1 माइनस ऑफ 2 इंटू 2, तो -1 -4 यानी आ गया -5, ये आ गया -5, ये 2 और ये हो गया a। तो इस तरीके से हमें ये वाला आंसर मिल चुका है। a इनवर्स हमें मिल गया, a इनवर्स इज इक्वल टू 3 -5 -1 और 2, ये हमें मिल गया। देखो यहां पर इस पे आते हैं। प्रूव डैट tan इनवर्स 27/11 माइनस tan इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू cos इनवर्स 4/5, ये दिया गया है यहाँ पर। अच्छी बात है। तो जब ये हमें दिया गया है तो इसमें हम LHS में जो है लिख देते हैं। LHS में क्या लिखा गया है, tan इनवर्स 27/11 है ना, माइनस tan इनवर्स 3/5। हमें जो प्रूव करना है, बात की बात है, इसका एक फॉर्मूला होता है, tan का एक फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक फॉर्मूला होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है x माइनस बाई 1 प्लस एक्स बाई। ये फॉर्मूला याद रखिएगा और इसी फॉर्मूला पर हम आगे बात करने वाले हैं, जो भी आपका लिखा हुआ है। तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं tan इनवर्स, यहाँ tan इनवर्स मिस हो गया ना, यहाँ tan इनवर्स मिस हो गया फॉर्मूला में। तो tan इनवर्स x माइनस बाई, x है 27/11 माइनस 3/5 1 प्लस 27/11 मल्टीप्लाई 3/5, ठीक है। ये हो गया tan इनवर्स। अब इसका रेशियो ले लेंगे 55, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो बेसिकली। तो अब इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी इसको सॉल्व करेंगे। मैं डायरेक्टली इसका बता देता हूँ, 102 और 136 डायरेक्टली बता देता हूँ, आप इसको कर लेना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 102 और 136 ये कुछ आ गया है यहाँ पे। इसको पूरा कट करेंगे तो 3 टाइम, ये 4 टाइम, ये आ गया tan इनवर्स 3/4 है ना। जब tan इनवर्स 3/4 आ गया है तो नॉर्मली एक राइट ट्रायंगल इस तरह से बनाएंगे ना हम लोग। मान लो ये 3 है, ये 4 है, तो ऑटोमेटिक ये 5 आ जाएगा। तो cos इनवर्स ऑटोमेटिक हो जाएगा, cos इनवर्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हो गया इसका 4/5 और ये प्रूव्ड हो गया। ठीक, अगला सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसके वैल्यू निकालना है हमें 0 से π/2 sin x, नीचे sin x प्लस cos x और dx यहाँ पर लिखा गया है। अच्छा बस लास्ट ही है, इसके बाद एक और करके ख़त्म कर देंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिख लो, I इज इक्वल टू 0 से π/2 sin x प्लस cos x है ना, और ये है dx। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग। उसके बाद हम एक काम करते हैं,
हम ना एक काम और करते हैं, इसी को हम लोग एक काम करते हैं, जो 0 से π/2 लिया है ना यहाँ पे, इसको ऊपर में साइन जो x लिखा था उसको हम कर देते हैं π/2 माइनस एक्स, और नीचे कर देते हैं सेम साइन π/2 माइनस एक्स कॉस π/2 माइनस एक्स। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसको अगर मैं I1 मान लूँ, इसको अगर मैं I2 मान लूँ, तो I2 हमें आ गया यहाँ पे कितना, 0 से π/2, ये ऊपर कौन सा आ गया, cos x आ जाएगा, और नीचे में ये हो गया cos x, और ये हो गया sin x। इसको इक्वेशन 2 बना देते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को आप लोग ऐड कर दीजिए। आप I2 I1 नहीं मानते, I ही रखते हैं, क्योंकि है तो एक ही चीज़ ना, है तो एक ही चीज़ ना। ठीक है, यहाँ भी हटा दो, तो दोनों को ऐड कर दो, इधर हो गया 2i, और इधर ऐड कर दो, ये 0 से π/2 है, तो डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, एलसीएम वही आ जाएगा, sin x cos x, और ऊपर में ऐड हो जाएगा ये sin x cos x, और ये कट जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 से π/2, और ये 1 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया ना, और dx भी तो रहेगा, छूट रहा था dx, सब में dx छूट रहा है। तो अब बेसिकली वही आ जाएगा, 1 आ गया मतलब dx आ गया, मतलब वही π/2 डायरेक्ट आ जाएगा। सो 2i इज इक्वल टू π/2 एंड i इज इक्वल टू हो गया π/4, और ये हो गया आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का और करके दिया था यहाँ पे, और इसे और करके दिया है 0 से 1 है, dx √2 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, और ये फॉर्मूला है dx1, इस तरह से फॉर्मूला होता है कि dx है अगर √a माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स x बाई a प्लस c इसका होता है रिजल्ट। तो हम उसी फंडे पर इसको बेसिकली लेके आ जाएंगे, बहुत ही सिंपल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल तो देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको नॉर्मल लिखता कुछ इस तरीके से, बिना किसी लिमिट का, इस तरीके से, ठीक है, अगर ऐसा लिखता मैं, ये कैसा बनता, ये बनता साइन इनवर्स x बाई a प्लस सी बनता ये, लेकिन इसी को हम लगा देते हैं 0 से 1, है ना, और dx 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यही पर बन जाएगा, ये कांस्टेंट हट जाएगा, साइन इनवर्स x बाई 2, और इस तरीके से 0 से 1, तो एक बार 1 पुट करेंगे, माइनस एक बार 0 पुट करेंगे, है ना, कुछ इस तरीके का आ जाएगा ना ये, तो इसका तो आंसर आ जाएगा 1/2 √2 π/4, फॉर्मूला सही लिखा है ना मैंने, a माइनस एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर √2। ओके, यहाँ a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मतलब खाली a है ना, तो यहाँ रूट लगाना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ रूट लगाना पड़ेगा, यहाँ भी रूट लगाना पड़ेगा, ठीक है, और ये 0/√2, तो बेसिकली ये आ गया आपका π/4, इसका अगर आप निकालेंगे तो, और इसका तो 0 ही आ गया, इसका आंसर आ गया π/4, और ये हो गया आंसर। ये फॉर्मूला में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था। अगला बात करते हैं, नेक्स्ट सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये, और इसको बेहतरीन तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the points -1, 2, 3 and 2, -3, 4 and which is perpendicular to plane
3x प्लस बाई माइनस जेड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये कह रहा है कि एक हमारा प्लेन है, इस तरीके से एक हमारा प्लेन है, इसके अंदर दो पॉइंट हमें दिए गए हैं। एक पॉइंट हमें मान लो यहाँ पर दिया गया है और एक पॉइंट मान लो ये ले लेते हैं। एक पॉइंट है -1, 2 और 3, और एक पॉइंट हमें जो दिया गया है वो दिया गया ये वाला, मान लो इतना 2, -3 और 4। अब ये वाला क्या है, परपेंडिकुलर है, ये जो है यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, ये परपेंडिकुलर है अगले वाले प्लेन का, और इस प्लेन का इक्वेशन दे रखा है 3x प्लस बाई माइनस जेड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये दो प्लेन का जिक्र यहाँ पर किया है यहाँ पे। तो अगर मैं नॉर्मल इक्वेशंस लिखूं यहाँ पे, यानी इक्वेशन एनी प्लेन, किसी भी प्लेन का इक्वेशन लिखूं मैं, इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन, और एक पॉइंट की अगर मैं बात करूं उस वाले का -1, 2, 3 का, तो एक जनरल फॉर्मेट होता है a x माइनस x1, तो ऑलरेडी -1 है तो ये x प्लस 1 बन जाएगा। b बाई माइनस बाई 1, तो बाई -2, c z माइनस z1, तो z -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं हम लोग। अच्छा, अब दूसरा वाला जो पॉइंट है ना 2, -3, 4 है, तो इसी वाले प्लेन पे, यानी इसकी वैल्यू इसमें हम पुट कर सकते हैं। तो हम लिख देते हैं कि सिंस द पॉइंट कौन 2, -3, 4 लाइज ऑन द प्लेन 1, पहले वाले प्लेन में आ रहा है, तो जहां जहां x बाई जेड है वहां पुट कर दो। तो x की वैल्यू यहाँ 2 + 1, b बाई की वैल्यू -3 - 2, c z की वैल्यू 4 - 3 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 3a - 5b और प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 बना दो। अभी हम देखो ध्यान से, अभी हम लोग ना एक ही प्लेन में बात कर रहे हैं, इसी प्लेन की हम लोग बात कर रहे हैं अभी तक, हम अगले प्लेन में भी गए नहीं है। ठीक है, अगला प्लेन का हालांकि दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, सो अगला प्लेन, प्लेन 1 परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है? सो प्लेन 1 इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और इसका इक्वेशन क्या दे रखा है? इसका इक्वेशन दे रखा है यहाँ पे 3x प्लस बाई माइनस जेड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दे रखा है यहाँ पे। अच्छी बात है, मैं फिर से एक बार रिकैप कर देना चाहूंगा। ये दो प्लेन है हमारे पास में, इसमें दो पॉइंट दे रखा है। एक पॉइंट से मैंने जनरल फॉर्म बनाया, और क्योंकि हमारे पास दूसरा भी पॉइंट था तो इसी जनरल फॉर्म में x बाई जेड की वैल्यू पुट करके ए बी सी के फॉर्म में हमने एक इक्वेशन ले लिया। अब हम इस वाले प्लेन की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली अगर हम इस वाले प्लेन की बात कर रहे हैं और दो प्लेन जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका एक कंडीशन होता है। कंडीशन होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन होता है ना। और अगेन मैं बताना चाहूंगा कि जो a1 हम ले रहे हैं, ये जो b1 ले रहे हैं, ये जो c1 ले रहे हैं, ये कहाँ से मिलेगा हमें? a1 b1 c1 हमें कहाँ से मिलेगा? तो हम कंपेयर करेंगे पहले वाले इक्वेशन से। इससे कंपेयर करेंगे, पहले वाले से कंपेयर कर लेंगे हम अपना जो भी ये कंपेयर है। इसलिए अगले पेज में हम कंपेयर करके लिख देते हैं यहाँ पे। सो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब a1 क्या है हमारे पास में यहाँ पर? तो ऊपर में पहले वाले में a था, है ना। b1 क्या था हमारे पास? b था। c1 हमारे पास क्या था? c था। अब a2 की जब बात करते हैं कोफिशिएंट में, तो जो हमारा ये वाला प्लेन है देखिए 3 है। b2 की बात करते हैं देखिए 1 है, और यहाँ देखिए c2 की बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए -1 है ना। यानी कि इस फॉर्मेट में अगर सारी वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, और इसको बना देंगे इक्वेशन 3। क्या बना देंगे?
इक्वेशन 3 बना देंगे। अगेन मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि हमारे पास इक्वेशन 2 क्या था, ये था हमारा इक्वेशन 2, 3a माइनस 5b प्लस सी इज इक्वल टू 0, माइनस 3a माइनस 5b प्लस सी, यहाँ लिख देता हूँ 3a माइनस 5b प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से, ये था इक्वेशन 2 हमारा, जो हमने फिर से यहाँ पर लिख दिया है यहाँ पर, जहाँ तक मैं सही हूँ। अब इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, सिंपल तरीका है इसको सोल्व करने का, सुनिएगा जरा। इसको ऐसे लिखिए a b c, है ना। अब इसको सिस्टम में डाल दो, यहाँ लिख दो 3 1, या पहले इक्वेशन 2 को लिख दो, यहाँ से लिखो 3, कोएफिशिएंट लिखो -1 और ये 1, फिर इक्वेशन 3 का लिखो 3 1 और -1। इस तरीके का हमने इसको बना दिया, कुछ इस तरीके का हमने बना दिया। इसको डायरेक्टली सोल्व करने का तरीका बता रहे हैं आपको, a अपॉन b अपॉन c अपॉन, इसको छुपाएंगे यहाँ पर -5 और -1, 5 -1, ठीक है। b वाले में हम माइनस लगा देंगे, यहाँ छुप जाएगा और ये छुप जाएगा, तो 3 और -1, -3 और -3, क्योंकि 3 × 1 3 होगा। c वाले में ये छुप जाएगा और ये छुप जाएगा, तो ये हो गया 3 माइनस ऑफ -15, ये आ गया a/4 माइनस b बाई -6, देख रहे हो कैसे सिली मिस्टेक होता है, और c और ये 18 इस तरह से आ गया, ये कट गया यहाँ पे, तो ये हमें मिल गया है यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो हमें मिला है इसको हम रेशियोज को कट भी कर सकते हैं, जैसे 2 3 9, तो यही हमें कैसा मिल गया, a/2 b/3 और c/9, ये मिल गया हमें। तो अब निकाल लो इसका जो भी रहेगा इसका इक्वेशंस में, a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई 3 और c की वैल्यू कितनी आ गई 9, 2 3 9, याद रखना। इस वाले में पुट कर दो, इस वाले में इसकी वैल्यू 2 पुट कर दो, है ना। इतना कितना था, मैं तो भूल भी गया, 2 3 9, इसकी वैल्यू 3 पुट कर दो और इसकी वैल्यू 9 पुट कर दो। इस सब को सोल्व कर दो, सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका निकल जाएगा यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये आपका निकल जाएगा, ठीक है। जो इक्वेशन दे रखा था ना यहाँ पे, इसी का तो इक्वेशन पूछ रहा है, इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन तो दे ही रखा था, तो हमारा इक्वेशन निकल जाएगा यहाँ पुट कर दोगे तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इसको ओवर किया है। मतलब और भी कुछ क्वेश्चंस थे लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, तो हमने कहा फटाफट इसको बना लिया जाए। उम्मीद करेंगे हमारी मेहनत और हमारा बताया गया तरीका आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आप कमेंट में अपनी फीडबैक दे सकते हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन मैटर ये ज़रूर करता है क्या आपने इस सेशन से सीखा या नहीं सीखा। अगर इसमें से आपने कुछ सीखा है या आपका रिवीजन भी हुआ है तो मैं मानता हूँ मेरा मेहनत सफल हुआ है। बाकी जो बच्चे अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि फार्मूला, एक एक फार्मूले को 5 टाइम लिखिए, फार्मूला ही मेन है। आपको चैप्टर समझ में नहीं आता है या केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हमारे ऐप का, वहाँ जाएंगे तो हमारे ऐप में आपको पूरा कोर्स मिलेगा, साथ में वहाँ VVI क्वेश्चन सीरीज भी मिलेगा। तो इसी के साथ इसको ओवर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।